श्री राम मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th का साइंस का 11th चैप्टर विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। चलिए बच्चों, तो देखिए इस चैप्टर के अंदर में पूरे के पूरे विद्युत धारा के यानी कि बिजली के जितने भी रासायनिक प्रभाव होते हैं उनके बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है बेटे, जो भी हम अपने आसपास पदार्थ देखते हैं, देखिए कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से बिजली को जाने देते हैं, यानी कि वो अच्छे बिजली के सुचालक होते हैं। ठीक है, जो हमने पढ़ रखा है, पहली क्लास में हमने पढ़ रखा है कि जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रभावित होने देते हैं वो क्या होते हैं, बिजली के सुचालक होते हैं बेटे, यानी कि अच्छे चालक होते हैं। और जो पदार्थों को यानी कि जो पदार्थ अपने अंदर से बिजली को होकर नहीं गुजरने देंगे वो विद्युत के हीन चालक होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है पहले से ही। तो इस चैप्टर के अंदर हमें और भी चीज़ें इसके अंदर थोड़ी सी ऐड करते रहेंगे। ठीक है, हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि विद्युत धारा से यानी कि जो बिजली से केमिकल इफेक्ट कौन कौन से पैदा होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है, क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सब हम चैप्टर के अंदर जानेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने देखा बेटे, धातुओं जैसे तांबा एल्यूमिनियम विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ जैसे कि रबड़ हो गई, प्लास्टिक, लकड़ी, ये विद्युत का चालन नहीं करते, यानी कि इनके अंदर से बिजली होकर नहीं गुजर सकती है। ठीक है ना, तो इसीलिए बेटे हम देखेंगे कि इनके अलावा क्या जो पानी होता है यानी कि द्रव जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है। ठीक है, सॉलिड चीज़ों के बारे में हमने जान लिया, लेकिन द्रवों के बारे में हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, क्या द्रव भी विद्युत का चालन करते हैं, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए भी क्या होता है बच्चों, इसके अंदर ना इन्होंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, क्रियाकलाप दे दिया कि भाई इसके अंदर क्या लिया है, इन्होंने नींबू का रस ले लिया। ठीक है, तो इसके अंदर से अगर बिजली गुजारी जाएगी तो क्या ये बल्ब दीप्त होगा, क्या नहीं होगा, ये सब आपको देखना है। ठीक है ना, तो क्या होता है बेटे इसके अंदर सिंपल सी अगर हम बात करें, जब संपरीक्षित के दोनों सिरों के बीच में द्रव अपने से विद्युत धारा को प्रभावित होने देता है तो संपरीक्षित्र का परिपथ पूरा हो जाता है और परिपथ में विद्युत धारा प्रभावित होती है, बल्ब दीप्त हो जाता है। यानी कि देखिए क्या, मैं अगर आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो जब भी हम किसी भी जल के अंदर कोई भी पदार्थ डाल देते हैं, जैसे कि लवण वगैरह डाल देते हैं, तो वो विद्युत का सुचालक बन जाता है। लेकिन एक आसुत जल जो नॉर्मल प्योर वाटर होता है, यानी कि आसुत जल जो होता है, ठीक है, वो हमारा विद्युत का हीन चालक होता है। उसमें से बिजली पास तो होगी लेकिन इतनी मात्रा में बिल्कुल नहीं होगी कि बल्ब भी जल सके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यानी कि जब भी हम पानी के अंदर कुछ भी चीज़ डाल देंगे, चाहे नमक डाल दें, चाहे नींबू का रस डाल दें या कोई भी लवण डाल दें, तो उससे क्या होगा, जो पानी होगा वो आपका क्या बन जाएगा बेटे, विद्युत का सुचालक बन जाएगा। ठीक है, जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रभावित होने नहीं देता तब परिपथ पूरा नहीं होता, बल्ब दीप्त नहीं होता। ठीक है, यानी कि जैसे आसुत जल के अंदर नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है। लेकिन परिपथ में अगर विद्युत धारा दुर्बल होगी, यानी कि बिजली उतनी नहीं है जितनी उसको चाहिए गर्म होने के लिए, जो तंतु है बल्ब के अंदर का फिलामेंट जो है, ठीक है, टंगस्टन का जो बना होता है, उसको इतनी हवा वो चाहिए बेटे गर्मी कि वो जलने लग जाए। ठीक है, लेकिन जब पानी के अंदर इतनी पावर नहीं है कि भाई उसको क्या करे, जला पाए। ठीक है, मतलब बल्ब को ग्लो कर पाए। ठीक है, तो गर्म ना होने के कारण बल्ब दीप्त नहीं हो पाता है। तो हम ये जानेंगे कि किस परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल होती है और कब होती है। ठीक है, देखिए क्या था, जब यद्यपि कोई विद्युत का चलन, कोई पदार्थ होते हैं बेटे जो विद्युत का चलन अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि वह धातु की भांति आसानी से विद्युत का चलन ना कर पाए। यानी कि जैसे धातुएं करती हैं, हमने पढ़ा कि भाई धातुएं जितनी भी होती हैं, आपकी लोहा, चांदी, तांबा, इनके अंदर से तो बिजली धड़ाधड़ एकदम मस्त तरीके से जाएगी, है ना। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो बिजली को अपने अंदर से गुजरने तो देंगे लेकिन उस लायक नहीं होंगे वो जिस प्रकार से धातुएं होती हैं। ठीक है, जिसके कारण संपरीक्षित का परिपथ तो पूरा हो जाएगा लेकिन फिर भी जो उसके अंदर जो बिजली जाएगी वो बहुत ही ज़्यादा दुर्बल होगी बेटे, बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में होगी। ठीक है, जैसे कि एक अन्य संपरीक्षित बनने के लिए विद्युत धारा के एक अन्य प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि हमने चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि भाई चुंबक की सुई क्या करती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है ना, तो उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उसके पास रखी चुंबक की सुई पे क्या असर पड़ता है बेटे, वो हिलने लग जाती है। विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर चुंबक की सुई में विक्षेप देखा जा सकता है। ठीक है, आप देखिए क्या होता है, क्या हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके कोई संपरीक्षित्र बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे एलईडी की अगर हम बात करें, संपरीक्षित्र में विद्युत बल्ब के स्थान पर एलईडी का अगर हम उपयोग करेंगे, एलईडी दुर्बल विद्युत धारा में भी जल सकती है। ठीक है, ये जो एलईडियां हैं बेटे, ये कम से कम अगर विद्युत धारा भी प्रभावित हो रही है तो उसमें भी बेटे ये जल जाती हैं। ठीक है, एलईडी के दो तार जुड़े होते हैं एलईडी के अंदर, इन तारों को लीड्स कहते हैं। ठीक है, ये तार हैं, इनको हम क्या कहते हैं बेटे, लीड्स बोलते हैं, है ना। इसके बाद एक तार को दूसरे, एक तार बेटे लंबा होता है, ये वाला देखिए आप दिखेंगे, ये तार लंबा है और ये वाला तार छोटा है। एक तार लंबा होता है, एक तार इसका छोटा होता है। ठीक है ना, तो क्या करना है बेटे, एलईडी को किसी परिपथ में जोड़ते समय लंबे तार को सीधे बैटरी के धन टर्मिनल से, यानी कि जो लंबा तार होता है उसको प्लस वाले से और छोटे वाले को माइनस वाले से जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्रियाकलाप दे रखा है। ठीक है, ये देख लीजिएगा,
आगे देखिए मेन चीज़ हम इस चैप्टर के अंदर करते हैं कि भाई देखिए यहाँ पर ना कुछ आपको पदार्थ दे रखे हैं, जैसे पानी के अंदर जैसे नींबू का रस डाल दिया तो क्या हुआ कि भाई सुई विक्षेपित हुई थी, जो चुंबकीय प्रभाव दिखा उसके अंदर, हाँ भाई सुई के अंदर अगर पानी के अंदर नींबू का रस डाला तो सुई विक्षेपित हुई थी, और यानी कि सुचालक है, अच्छा चालक है। तो बेटे हमको ये आपको चेक करना है कि भाई पानी के अंदर नींबू का रस डाले, सिरका डाले, टोटी का पानी डाले, वनस्पति तेल, दूध, शहद, इन सबसे पानी विद्युत का चालन अच्छे से कर पा रहा है या चालन नहीं कर पा रहा है अच्छे से। ठीक है, तो अब एक सिंपल सा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि केवल आसुत जल जो होता है, क्या बेटे, आसुत जल, वो ही विद्युत का हीन चालक है। बाकी अगर हम कोई और चीज उसके अंदर ऐड कर देते हैं, लवण उसके अंदर ऐड कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, विद्युत का सुचालक बन जाता है। ठीक है, देखिए जब संपरीक्षित के स्वतंत्र सिरे एक दूसरे को नहीं छूते, संभव कि उनके बीच में वायु हो, ठीक है, तो वायु क्या होती है, विद्युत की हीन चालक होती है, यानी कि वायु भी क्या करती है बेटे, जो बिजली को बहुत कम मात्रा में अपने से गुजरने देती है। लेकिन 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 क्या होता है, जब भी बिजली आती है, तड़ित यानी कि बिजली, ठीक है, जब भी बिजली पड़ती है ना, तो वायु विद्युत धारा को प्रभावित हो जाती है उस टाइम पर। तो ठीक है, तो यानी कि कुछ अवस्थाएं ऐसी होती है जिसमें कि भैया जो हीन चालक भी अच्छे चालक बन सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि अन्य पदार्थ भी विशेष परिस्थितियों में अपने से विद्युत धारा को प्रभावित होने देते हैं। ठीक है, वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालन कर पाते हैं। ठीक है, इनको इसलिए हमको बेटे चालकों को विद्युत रोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा, जैसे कि हमने पहले स्टार्टिंग में देखा था कि भाई दो तरीके के पदार्थ होते हैं, एक विद्युत चालक, एक विद्युत रोधक। अब रोधक ना मानकर हम उनको सुचालक और हीन चालकों में बांट सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई जो पदार्थ नहीं भी कर पा रहे हैं वो भी हल्की फुल्की तो बिजली को जाने ही दे रहे हैं। तो इसलिए बेटे हम जो जितने भी चीज़ें हैं, पदार्थ हैं, उनको चालकों को, जो चालक हैं, चालक यानी कि असली जो चालक है, उनको हम सुचालकों और हीन चालकों में बेटे कन्वर्ट कर सकते हैं। सुचालक जिनसे अच्छी आसानी से जो होगा आपका पानी, जो बिजली है वो इधर से उधर जा पाएगी, लेकिन हीन चालक के अंदर जिसमें क्या होगा, हमारी बेटे जो बिजली है वो दुर्बल मात्रा में जा पाएगी। ठीक है, देखिए जब हम आसुत जल, ठीक है, जो आपका एकदम अच्छा जल है, उसमें नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल मिल जाता है, जिससे कि विद्युत का अच्छा चालन होता है। लेकिन हैंडपंप, कुओं, तालों से जो प्राप्त होता है वो शुद्ध नहीं होता, इसमें लवण की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, नमक वगैरह घुले होते हैं, तो बेटे लवण जो भी होते हैं ना, खनिज लवण की थोड़ी सी मात्रा में प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए यह जल भी विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन जो आसुत जल, प्योर जल जो होता है आपका, वो लवणों से मुक्त होता है, इसलिए वो हीन चालक होता है, यानी कि उसके अंदर से बिजली बहुत ही दुर्बल मात्रा में गमन कर पाएगी। ठीक है, मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी थी। ठीक है, आगे देखिए, जल में थोड़ी मात्रा में प्राकृतिक रूप से विद्यमान खनिज लवण मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होते हैं, परंतु ये लवण जल को चालक बना देते हैं, यानी कि हमें विद्युत सादृश्यों का कभी गीले हाथ से प्रयोग नहीं करना चाहिए। तभी बोलते हैं कि भैया गीले हाथ से किसी भी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, संयंत्रों को नहीं छूना चाहिए। ठीक है, जब साधारण लवण को आसुत जल में घोला जाता है तो ये अच्छा चालक बना देता है, ये हमने देख लिया है। ठीक है, आगे देखिए बेटे, यहाँ पर बोला गया है कि भैया एक क्रियाकलाप है कि बोतलों के प्लास्टिक के रबड़ के 3 स्वच्छ ढक्कन लेने हैं, प्रत्येक में लगभग 2 चाय के चम्मच बराबर आसुत जल भरना है। एक ढक्कन आसुत जल में कुछ बूंदे नींबू की या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl वगैरह डाल दीजिए। ठीक है ना, तो उसके बाद में पूरे ढक्कन आसुत जल में कास्टिक सोडा, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, ये सब डालिए। तीसरे ढक्कन में आसुत जल में थोड़ी सी चीनी डालकर घोलिए, परीक्षण कीजिए कौन सा विलयन चालन करता है, कौन सा नहीं करता है। ठीक है, तो ये सब आपको करके देखना है। ठीक है, अब मेन चीजें देखेंगे बेटे हम कि विद्युत चालन करने के लिए अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों, लवणों के विलयन होते हैं, यानी कि वही अगर उसको भी देखें जो अभी हमने क्रियाकलाप देखा, तो पानी के अंदर कुछ ना कुछ डालना ही पड़ रहा है बेटे, चाहे वो अम्ल डालो, ठीक है, जैसे HCl डाला था, ठीक है, चाहे बेटे क्षारक डाल दो, बेस डाल दो, या ये लवण डाल दो, तभी कोई भी चीजें पानी के अंदर डालने की वजह से ही वो क्या हो पा रहा है बेटे, हमारा वो विद्युत का चालन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर का नाम ही था विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ठीक है, तो रासायनिक प्रभावों की बात करें, केमिकल चीजों की हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्रियाकलाप आपको दे रखा है। ठीक है, इन्हें बोला 2 बेकार सेल लेने हैं। क्या लेने हैं बेटे, 2 बेकार सेल लेने हैं, उनकी कार्बन की छड़ों को निकाल लेना है और धातु की टोपी को रेगमाल से साफ कर लेना है, जैसे कि ताकि उन पर जंग वंग ना लगी हो। ठीक है, तांबे की तार से उसको लपेटना है, उन्हें बैटरी से जोड़ देना है। इन 2 छड़ों को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, यानी कि ये जो 2 छड़े हैं बेटे, इन्हीं 2 छड़ों को हम क्या बोलते हैं बेटे, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोड क्या है, ये 2 छड़े जो हमने इस्तेमाल की हैं यही इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है बेटे,
हमें या तो अगर नहीं मिलती हैं ये तो 6 सेंटीमीटर लंबी लोहे की कीलें भी ले सकते हैं। किसी कांच के गिलास प्लास्टिक के कटोरे में एक प्याला जल भरना है। जल को और अधिक चालक बनाने के लिए इसमें छोटा चम्मच के अंदर साधारण नमक, नींबू का रस कुछ भी डाल दो। ठीक है, इस विलयन में इलेक्ट्रोडों को डुबोना है और ये सुनिश्चित करना है कि कार्बन की छड़ों को धातु की टोपी जल से बाहर आए, यानी कि जो धातु की टोपी है ऊपर जिन पे तार लगा है वो बाहर रहे। ठीक है, 3 से 4 मिनट तक प्रतीक्षा करना है। क्या देखना है अब इसमें होगा क्या हम विलयन में रहे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है इसके अंदर, होगा क्या, इसके अंदर बेटे थोड़े थोड़े बुलबुले देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा। अच्छा, सबसे पहले ये देख लीजिए, सन 1800 में एक ब्रिटिश रसायनज्ञ थे, ठीक है, विलियम निकलसन। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रोड जो थे, जो जिनकी हमें बात की है, वो जल में डूबे हों तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रभावित की जाए तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के बुलबुले जाएंगे बैटरी के धन टर्मिनल पे, प्लस वाले पर जाएंगे तुम्हारे O2 के, माइनस वाले पर तुम्हारे हाइड्रोजन के बुलबुले क्या हो जाएंगे बेटे, इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। किसी चालन विलयन से विद्युत धारा प्रभावित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब रासायनिक अभिक्रिया अगर आपको याद हो तो भैया रासायनिक अभिक्रिया में कुछ कुछ चीजें होती हैं। जहां पर भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो वहां पर कुछ चीजें होंगी, जैसे भैया बुलबुले निकलने लग जाए या फिर कलर बदल जाए। तो ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रोड पर बुलबुले बन सकते हैं, धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं, रंग बदल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिससे कि हम बोलेंगे कि हाँ भैया यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हुआ ही हुआ है। ठीक है, याद रखना है आपको कि भैया रासायनिक अभिक्रियाएं कौन सी होती है, जहाँ पर गैस निकले, ऊष्मा निकले। ठीक है, धातु में निक्षेप मतलब चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। यही क्या है बेटे, विद्युत धारा के कुछ ना कुछ रासायनिक प्रभाव है। इसका एग्जाम्पल के लिए इन्होंने क्या करा बेटे, एक आलू लिया। ठीक है, बूझे ने परीक्षण करने का निश्चय किया कि क्या कुछ फल एवं वनस्पति भी विद्युत का चालन करती है। ठीक है, तो उसने एक आलू को 2 बराबर भागों में काट लिया, संप्रेषित के तांबे के तारों को इसमें निर्वेश कर दिया, यानी कि गाड़ दिया। ठीक है, तभी उसके माने उसे एक बुला लिया और आलू में निर्वेश किए गए संप्रेषित तारों को बाहर निकालना भूल गया वो। ठीक है, लगभग आधे घंटे के बाद जब वो वापस आया तो उन्होंने देखा कि आलू के तार में चारों ओर एक नीला सा हरा धब्बा बन गया है, जबकि दूसरे तार के चारों ओर ऐसा कोई धब्बा नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरफ देखेंगे कि नीला धब्बा बन गया है। ठीक है, उसे इस परीक्षण के बड़ा आश्चर्य हो, उसने पहले के साथ इस क्रियाकलाप को कई बार दोहराया। उसने पाया कि हर बार धन टर्मिनल यानी कि केवल प्लस वाली साइड पर यह हरा धब्बा बन रहा था। ठीक है, और उन्होंने बोला कि ये खोज तो अत्यंत लाभप्रद है क्योंकि इसका उपयोग किसी बॉक्स में छिपी बैटरी के सेल के धन टर्मिनल की पहचान करने के लिए हो सकता है। यानी कि अगर हम ये परीक्षण करेंगे तो हम पता लगा पाएंगे कि उसका धन टर्मिनल कौन सा है और उसका माइनस टर्मिनल कौन सा है, क्योंकि धन टर्मिनल पर ही क्या था बेटे, रंग चेंज हो रहा था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, अगला जो मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका विद्युत लेपन। भाई बहुत इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप इसी को मान के चलिए, विद्युत लेपन के ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, देखिए क्या होता है विद्युत लेपन, क्या होता है। बिल्कुल नई साइकिल का हैंडल, पट्टियों पर रिम कितने चमकदार होते हैं। बहुत सारी हमने चीजें देखी, नई नई चीजें अगर हम खरीद के लेके आते हैं एकदम चमकदार होती है, मखमल जैसी, लेकिन जैसी खरोच पड़ जाती है तो उनकी चमकदार परत हट जाती है। तो यानी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा था जो उन चीजों पर चढ़ाया गया था। ठीक है, जैसे कि कई महिलाएं होती है आभूषण पहनती हैं। ठीक है, जो सोने जैसे तो लगते हैं, सोने का पानी चढ़वा लेते हैं ना लोग। ठीक है, तो सोने की परत ऊपर चढ़ जाती है और नीचे चांदी की होती है वो। ठीक है, तो ये सब क्या हो रहा है भाई, तो हमने देखा कि भैया एक धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत चढ़ी हुई है। ठीक है, या फिर निक्षेपित कर दी जाती है। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो भैया एक क्रियाकलाप से इसको अच्छे से समझ सकते हैं हम। देखिए क्या होता है, हमें कॉपर सल्फेट तथा 10x4 की क्या 2 तांबे की 2 प्लेट चाहिए। ठीक है, ऐसे वाली ये यहाँ पर देख सकते हैं तांबे की प्लेट है। ठीक है, कॉपर सल्फेट वो चाहिए। ठीक है ना, अब देखिए क्या है बेटे, किसी स्वच्छ तरह सूखे बीकर में 250 ml आसुत जल लेना है, एकदम नॉर्मल वो लेना है पानी। ठीक है, इसमें चाय की 2 चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट डालना है। कॉपर सल्फेट लिया था जो हमने, कॉपर सल्फेट को हम क्या करेंगे, उसमें पानी में डाल देंगे। अधिक चालक बनाने के लिए कॉपर सल्फेट के अंदर बेटे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भी हम डाल सकते हैं। ठीक है, और तांबे की प्लेटों को रेगमा से साफ कर लेंगे ताकि उनके ऊपर कोई जंग वंग ना हो। फिर इन्हें पानी में धोकर सुखा लेंगे। तांबे की प्लेटों को एक बैटरी के टर्मिनलों के साथ जोड़ देंगे और उन्हें कॉपर सल्फेट विलयन में डुबो देंगे, जैसे इन्होंने डुबा रखा है। ठीक है, परिपथ में लगभग 15 मिनट तक हम बिजली जाने देंगे। इस परिपथ के अंदर क्या होगा, जब बैटरी से इसको जोड़ देंगे तो इसके अंदर जब बिजली जाती रहेगी तो क्या होगा, जो हमारा कॉपर था ना बेटे, कॉपर सल्फेट, उसमें से कॉपर अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखना है उसमें क्या हुआ। ठीक है, उसका रंग में परिवर्तन होगा या नहीं होगा वो सब देखना है हमें। तो देखिए क्या होगा बेटे, जब इस पानी के अंदर जो हमने कॉपर सल्फेट भी डाल रखा है, ठीक है, तो और यहाँ पर तांबे की प्लेट है, तो एक तांबे की प्लेट से क्या होगा, दूसरे तांबे की प्लेट पर ना कॉपर जमा हो जाएगा। ठीक है, कॉपर जैसा कलर यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्यों हुआ वो देखिए जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है, यानी कि कॉपर सल्फेट का जो विलयन था उसमें बिजली डाली गई। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट से कॉपर और सल्फेट अलग अलग हो गया, टूट गया। ठीक है, स्वतंत्र कॉपर तांबा जो था, ठीक है, वो बैटरी के ऋण टर्मिनल यानी कि माइनस वाली साइड, ये बताया था मैंने, यहाँ पे किया था ना, तो ये प्लस वाला हो गया, ये माइनस वाला हो गया। तो माइनस वाली साइड पर क्या हुआ बेटे, कॉपर हमारा जमा हो गया जाकर।
ठीक है, यहाँ पर देखिए आकर्षित होगा और उस पर निक्षेपित यानी कि इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब जो बाकी जो कॉपर खरा वो कैसे होगा? ठीक है, अब हमने देखा था इसके ऊपर और भी कॉपर है, वो खराब नहीं जाएगा बल्कि वो पानी के अंदर ही घुल जाएगा। पानी के अंदर का पहले से कॉपर था, तो जो कॉपर बचा है वो भी क्या, वो खराब नहीं जाएगा बेटे, वो भी पानी के अंदर घुल जाएगा और ये रिपीट आपका प्रोसेस होता रहेगा। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। देखिए क्या हो रहा है, दूसरे इलेक्ट्रोड जो तांबे की प्लेट से बना है, समान मात्रा में कॉपर विलेन में घुल जाता है। वही जो मैंने बताया कि भाई जो विलेन था उसके अंदर कॉपर घुल जाएगा। इस प्रकार विलेन से जो कॉपर कम हुआ था वह विलेन में दोबारा से स्थापित हो जाएगा और यह प्रक्रिया बेटे इस प्रकार से चलती रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ बेटे कि विद्युत लेपन होता क्या है, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे स्थानांतरित हो जाती है क्या, प्लेटिंग। यानी कि अगर हम बोलें डेफिनेशन, अगर हम इसकी पेपर में क्या लिखेंगे कि विद्युत द्वारा, बिजली द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन हम कहते हैं। यानी कि जिस भी परत को हमें चढ़ाना हो उसको चढ़ाने के लिए हम विद्युत लेपन का इस्तेमाल करते हैं बिजली के द्वारा। ठीक है, यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का ही एक सर्वसामान्य उपयोग है, सर्वाधिक सामान्य उपयोग है, जिसका आजकल बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब ये विद्युत लेपन बेटे उपयोगी क्यों है? देखिए क्या होता है, मान लीजिए उद्योगों में धातु की कोई वस्तु है, दूसरी धातु की पतली परत पर उस पर चढ़ा दी जाती है। ठीक है, क्यों चढ़ा दी जाती है? देखिए धातु की परत में कुछ ऐसे वांछित गुण होते हैं जो दूसरी धातु में नहीं होते। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लोहे का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन लोहे का घाटा क्या है भैया, लोहे में जंग लग जाती है। ठीक है, अगर लोहे में जंग लग रही है तो मशीनें अगर उससे बन रही हैं तो मशीन तो हर साल खराब हो जाएंगी पानी डलते ही। ठीक है, तो इसलिए कोई दूसरी परत लोहे में मिला दी जाती है, चढ़ा दी जाती है ताकि वो उसमें जंग लगना कम हो जाए। ठीक है, देखिए क्या होता है बेटे, हमने देखा कि जो परत चढ़ाई जाती है ना उसमें कुछ गुण होते हैं जो कि नॉर्मल धातु में नहीं होते। जैसे कि अगर कार के कुछ भागों, स्नान गृह के टोटे, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहिए के पास रिम, क्रोमियम की परत चढ़ती है इनमें। अब क्रोमियम बेटे बहुत चमकदार दिखता है, एकदम एकदम चमकदार दिखता है और जल्दी से इसमें जंग भी नहीं लगती, संचारित मतलब जंग ना लगना। ठीक है, इसमें क्या बेटे, जंग जल्दी से बेटे नहीं लगती है। ठीक है, खरोंचे का प्रतिरोध करता है और क्रोमियम बेटे महंगा होता है, इसलिए पूरी तो हम चीज क्रोमियम से नहीं बना सकते। इसीलिए जो भी सस्ती धातु लेते हैं और उसी के ऊपर हम क्या करते हैं, क्रोमियम को परत को चढ़ा देते हैं। किससे, कौन सी प्रक्रिया से? विद्युत लेपन वाली प्रक्रिया से चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, आभूषण बनाने वाली सस्ती धातुओं पर चांदी, सोने का विद्युत लेपन कर देते हैं। यानी कि सोने का पानी जो चढ़ता है ना, हमने सोने का पानी चढ़ाना सुना ना कि भाई सोने का पानी चढ़ा लिया, तो सोने का पानी विद्युत लेपन की प्रक्रिया से ही चढ़ता है। ये आभूषण देखने में चांदी या सोने से बने हुए तो लगते हैं लेकिन वो बहुत ही सस्ते होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, खाद्य पदार्थों के भंडारण के उपयोग किए जाने वाले टिन के डब्बे में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन कर देते हैं। टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है, इसलिए जो खाना होता है वो अच्छा रहता है। ठीक है, खराब होने से बच जाता है। या पुलों, स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए, कठोर बनाने के लिए लोहे का प्रयोग करते हैं, लेकिन लोहा भी जंग लग जाता है तो उसके अंदर बेटे जिंक मिला दिया जाता है। ये रहा, ठीक है, जिंक मिला दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये हमारे कुछ उपयोग थे, दैनिक उपयोग, जिनका विद्युत लेपन में हमने इस्तेमाल देख लिया। ठीक है, विद्युत लेपन कारखानों में उपयोग किए जाने वाले विलयनों का निपटारा किया जाना भी एक मुख्य समस्या है। ठीक है, यह एक प्रदूषणकारी है बेटे। ठीक है, यानी कि इसको ये जो विद्युत लेपन होता है ना, तो जो बचता है चीजें वो प्रदूषणकारी होती हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए इसके प्रदूषकों को निपटाने के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर था खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जरूर बताएं कि अगले चैप्टर की वीडियो कौन सी डालें।